हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द परसेंटाइल बूस्टर बैच। तो आज वी विल कवर द केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक। तो केमिकल काइनेटिक्स एक काफ़ी ज़्यादा आसान और मेरे हिसाब से तो बच्चों का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज करना आसान है, क्योंकि ओवरऑल अगर टॉपिक की लेंथ देखी जाए तो ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री के छोटे चैप्टर्स में केमिकल काइनेटिक्स आता है। तो अगर आप इस सेशन पे ध्यान देंगे, पूरे सेशन मेरे साथ बने रहेंगे पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी सिंसियरिटी के साथ, तो यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स टुडे और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि इस सेशन के बाद आपको केमिकल काइनेटिक्स में मेंस के लिए अब भी कुछ भी और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉसिबल रिसेंट पीवाईक्यूज कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चंस में कहां पर लग रहा है कि यार यहाँ थोड़ा सा इंटेलिजेंस तरीके से एग्जामिनर ने कुछ पूछा है, और वहां पर हमें कैसे दिमाग लगाते हुए स्मार्टनेस के साथ कैलकुलेशन जल्दी करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे से टॉपिक के साथ। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द लेक्चर, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बच्चे आज का आपका टारगेट क्या रहेगा। आज आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको थ्योरी रिवाइज करनी है। तो केमिकल काइनेटिक्स इज मोर अबाउट ग्राफ्स, राइट। आप जीरो ऑर्डर की बात कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लीजिए, और इवन सेकंड ऑर्डर के भी ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स जो बनते हैं। देन आर्हीनियस इक्वेशन की बात करें, वहां पर भी आपका ग्राफिकल एनालिसिस आ जाता है, ग्राफ्स की बेस्ड क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो जब आपको थ्योरी रिवाइज करनी है तो इसमें मेनली फोकस के जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ था उसकी डेरिवेशन कैसे आई, और डेरिवेशन पे भी फोकस ये करना है कि मान लीजिए अगर कोई जीरो ऑर्डर नहीं भी है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी है, मे बी 1.5 ऑर्डर है, तो उसके लिए क्या हम बिल्कुल बेसिक से डेरिवेशन कर सकते हैं। मतलब डेरिवेशन को समझना है, डेरिवेशन को रटना नहीं है। तो किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, हाइपोथेटिकल ऑर्डर के लिए अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है, तो आप उसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट कर पाए, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, और आर्हीनियस इक्वेशन, लॉग K2/K1 वाला जो फॉर्मूला है आर्हीनियस इक्वेशन वाला, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी वेरिएशन आती हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वेरी कर देंगे तो रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर वेरी कर देंगे तो कैसे चेंज होगा। ठीक है, कैटलाइज अनकैटलाइज रिएक्शन में कंपैरिजन आ जाता है। देन जो आपके सिक्वेंशियल रिएक्शंस हैं, सिक्वेंशियल ओपोजिंग रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन है, इनमें बेसिक इक्वेशन कैसे लिखनी है, इस चीज़ पे प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत करिए। देन सॉल्व PYQ, वो तो हम करने वाले हैं, इसी लेक्चर में करने वाले हैं हम। आइडेंटिफाई योर वीक लिंक्स, जब आप PYQ सॉल्व करेंगे या इवन इस लेक्चर को भी देखेंगे, तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊं उससे पहले आपको खुद 1-2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके उसको खुद ट्राई करना है। एंड यू हैव टू सी कि आपके वीक लिंक इस टॉपिक में क्या है। क्या आप थ्योरी में समझ नहीं पा रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन या जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सर करूं क्या इसमें, मतलब एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है स्टार्ट कैसे करना है। दैट मीन्स आपके फंडामेंटल्स हिले हुए हैं। और अगर आपको ये तो पता लग जा रहा है कि सर स्टार्ट तो मैंने कर लिया पर बीच में फंस गया, बीच में मैं ऐसे ही क्वेश्चन में हो गया कि अब ये यार ये तो बहुत लंबा बन जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इक्वेशन मैंने ठीक लिख दी थी बट बहुत लेंथी हो गया, तो बीच में मैं कंफ्यूज हो गया। तो दैट मीन्स कि आपको चीजें क्लियर हैं बट क्लैरिटी थोड़ी सी कमी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक छोटा तरीका होगा और एक लंबा तरीका होगा, तो आपको छोटे तरीके के ऊपर मेहनत करनी है, उनको सीखना है। तो मतलब वहां पर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपने मल्टीपल तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखा है। ठीक है, तीसरी चीज मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली कम है, और बोलने की बात सिंपल ये है कि अगर आप बीच में जाके फंसते हैं तो इसका मतलब आपने सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया। स्टेप बाय स्टेप आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वहां पर आप काफी ज्यादा वीक हैं। और अगर सर आंसर तो आ गया था पर सिली मिस्टेक की वजह से, सर यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया, जूल किलो जूल में भूल हो गई, वहां पे गलती होगी, ब्लंडर हो गया, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें किस तरह की गलतियां आप करते हैं, उनको नोट डाउन करें। और नोट डाउन करेंगे तो कम से कम अगली बार आपके दिमाग में रहेगा यार पिछली बार वो गलती की थी, इस बार नहीं करनी है। ठीक है, एंड मेक फाइनल नोट्स। लास्ट में जो भी सीखा है, जो भी आपने चाहे इस लेक्चर से सीखा हो चाहे अपनी सेल्फ स्टडी से सीखा हो, उसको 1 या 2 पेजेस में समराइज करने की कोशिश करें, सारे फॉर्मूला, सारे ग्राफ, की पॉइंट्स कि ये नहीं करना, इस केस में ऐसा नहीं करना, एंड जो भी गलतियों से आपने सीखा है। तो आप एक चैप्टर को पूरे अगर 1 पेज में, आधे पेज में समराइज कर सकते हो, अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो लास्ट में रिवीजन में काम आएगा। पूरे चैप्टर की कहानी पढ़ने से बेटर है कि अपने लिखे हुए 1 या 2 पेज को पढ़ो, उससे सब कुछ याद भी आ जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये आपको आज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इट इज ट्रू दैट 2020 जेईई मेन में ये वाला क्वेश्चन आया था।
राइट? यस, देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्या ये बात सही है? सेकंड ऑर्डर, तो यहां पर जनाब हम डायरेक्टली लेंगे एग्जांपल SN2 का, E2 का। ये दोनों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर ये तो सिंगल स्टेप होते हैं। तो ऐसा बोलना कि सेकंड ऑर्डर एक मल्टी स्टेप होगा, ये बात गलत है। देन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? अगर वो सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ, सिंगल ऑर्डर, सॉरी सिंगल ऑर्डर बोल रहा हूं मैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो मॉलिक्युलैरिटी होती है वही हमारा ऑर्डर भी होता है, राइट? तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा था तो उसकी मॉलिक्युलैरिटी जीरो कैसे हो सकती है ना? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो जीरो तो नहीं हो सकते। तो अगर मॉलिक्युलैरिटी जीरो नहीं हो सकती तो ऑर्डर कैसे जीरो हो सकता है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, एलिमेंट्री नहीं होते। तो बात बिल्कुल सही है। देन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप। यहां पर आप एग्जांपल ले लीजिए SN1 का, E1 का। ये आपके फर्स्ट ऑर्डर है और ये मल्टी स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप। ये तो मैंने कहा जीरो ऑर्डर सिंगल स्टेप नहीं होता है, राइट? ये पार्ट क्लियर है सबको? एवरीबॉडी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से 1 से 2 मिनट आप सॉल्व करिए और कोशिश करिए कितनी जल्दी आपने सॉल्व किया, किस तरीके से आपने सॉल्व किया। इफ 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स, 75% रिएक्शन आपका 90 मिनट में हो गया, तो यहां से क्या आपको आइडिया मिल रहा है, हिंट मिल रहा है कुछ? सर T75 इज एक्चुअली ट्वाइस ऑफ T50। बिल्कुल सही बात है बच्चे। तो इसका मतलब हुआ कि सर T75 अगर आपका 90 है तो T50 आपका 45 मिनट है, मतलब 45 मिनट में ये रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, तो 60% होने में कितना समय लगेगा? चलो दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी, चार ऑप्शन तो मुझे नहीं दी हुई। तो एक ऑप्शन तो ये बच्चे T50 आपका 45 है, तो हाफ लाइफ क्या होती है आपकी? 0.693 डिवाइड बाय के, है ना? ये आपका 45 मिनट आ जाएगा। तो यहां से मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास 0.693 डिवाइड बाय 45 पर मिनट, राइट? ये के की वैल्यू निकल गई। अब इसको यहां पुट करेंगे हम, 60% के लिए टाइम निकालना ना आपको, तो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय के। तो के आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइड बाय 45, 45 यहां पे आ जाएगा लॉग, लॉग कितना आएगा? 60% रिएक्शन खत्म हो गया था, तो शुरुआत में कितना था आपके पास? 100, और 60% खत्म होने के बाद बचा कितना है? 40। बस ये लीजिए, राइट? सब कुछ यहां पे पता है आपको। तो ये सॉल्व करने पे आपका बच्चे ये टाइम आ जाएगा 60 मिनट। तो ये प्योर आप आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और इसको हेल्प करने के लिए log 2 log 2.5 दोनों ही वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 40 कितना आता है? 2.5। तो log 2.5 आपको दिया और 0.4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। बस आगे तो सॉल्व ही करना था, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 60 मिनट, ठीक है? दिया भी है इन मिनट्स, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो अगर आपने नहीं ध्यान दिया और ये इन आवर्स लिखा हो, अब आप तो मिनट में निकाल गए, आपने ध्यान नहीं दिया, ये घंटों में पूछा था, सेकंड्स में पूछा था। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि जो आपको पूछी गई है वैल्यू वो किस यूनिट में पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या, एक और तरीके से बताए। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका आपका ये था कि 75% के लिए, ठीक है, फॉर 75% कंप्लीशन के लिए आप ऐसा लिख सकते थे कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 75% कितने समय में हुआ सर? 90 में। ओके, तो ये 90 मिनट आ जाएगा बच्चे यहाँ पे टाइम, लॉग। अब अगर आपने 100 से स्टार्ट किया था, 75% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 25। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी, एंड फॉर 60%, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? k इज इक्वल टू 2.303। अब ये हमें नहीं पता कि 60% कितने समय में हो रहा है, तो इसका t जो है वो अननोन है, लॉग 100 डिवाइड बाय 40, ठीक है? तो इतना तो पता है ना कि सर दोनों के ही एक्सप्रेशन है, तो दोनों एक्सप्रेशन को आपस में आप इक्वेट कर सकते हैं, है ना? 1 इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 2 कर देंगे आप, तब भी आपका निकल जाएगा, तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो मतलब ये 2.303 303 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी का तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको इस तरीके से करना था या पीछे जो मैंने आपको तरीका बताया वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगता है। तो ऐसा मत सोचना कि सर आपने किसी और तरीके से किया, मैंने किसी और तरीके से किया, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं, आपका आंसर सही आ रहा है और आपके अप्रोच में कोई फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है, ठीक है? वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है। तो बस आपको ये देखना है कि कहीं मेरा तरीका बेटर है, फास्ट तो नहीं है, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपका तरीका आपके लिए फास्ट हो। ओके, तो वट एवर सूट्स यू,
वो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, बट वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इंक्रीजेस 5-fold बाय राइज ऑफ टेम्परेचर। देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में तो आपको पता ही है ना। आपका ये रिएक्टेंट है, और मान लीजिए ये आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले लेते हैं हम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो बच्चे रिएक्टेंट की एनर्जी से लेके पहाड़ी की चोटी तक जो एनर्जी का गैप आता है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये वाला। पर सर अगर हम जीरो से लें टोटल, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मतलब पहाड़ी चढ़ने के लिए जो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल के पास चाहिए वो तो थ्रेशोल्ड हुई। तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई सर? देखो अभी मॉलिक्यूल की एनर्जी 250 है, पहाड़ी चढ़ने के लिए उसको टोटल 300 चाहिए, तो 250 के बाद एक्स्ट्रा कितने चाहिए थे? 50। तो 50 उसकी एक्टिवेशन हुई, ठीक है। पर टोटल कितने चाहिए थे? टोटल तो 300 चाहिए थे, उसमें से 250 तो ऑलरेडी उसके पास है ना। तो ये जो गैप है ये आपका एक्टिवेशन होता है, और टोटल जो है दैट इज जो थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर मॉलिक्यूल के पास होगी तो वो एनर्जी बैरियर को एटलीस्ट क्रॉस कर पाएगा। और अगर आप ओरिएंटेशन वाले फैक्टर को छोड़ दें, ये सोचे कि हाँ यार जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है वो रिएक्शन करवा देगा, तो इसका मतलब जिन जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है, दे कैन गिव यू एन इफेक्टिव कोलिजन एंड दे कैन गिव यू प्रोडक्ट। तो अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? 5 गुना बढ़ जा रहा है। तो मतलब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके जो इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है वो 5 गुना बढ़ गए, तो रेट भी तो आपका 5 गुना हो गया होगा फास्ट, है ना। रेट आपका 5 गुना फास्ट हो गया होगा। तो इसका मतलब है कि नया जो के है K2, दैट इज 5 टाइम्स K1, रेट कांस्टेंट आपका बढ़ गया। क्योंकि रेट बढ़ने के लिए रीजन क्या हुआ? रेट कांस्टेंट बढ़ा आपका, फाइन, ठीक है। यस, बाय राइज ऑफ टेम्परेचर 27 to 42। ओके, तो ये आपका बच्चे 27 आपका मतलब 300 केल्विन, ये आपका कितना आ गया? T1, और ये आ गया आपका T2, तो 315। ठीक है, लगा लीजिए दिमाग। अब यहां पर आप अरहीनेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लॉग K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 अपॉन T1, तो मतलब 1 अपॉन 300 माइनस 1 अपॉन 315। ठीक है, तो बेटा K2 by K1 कितना रहेगा? 5 आ जाएगा, 5 गुना बढ़ गया था। तो यहां पर आपका आ जाएगा log 5। ठीक है, और यहां पर आपको पूछा गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और देखिए नेचुरल लॉग। अच्छा चलो ठीक है, नेचुरल लॉग किया ना, तो काम करते हैं, हम यहाँ से 2.303 को हटाते हैं और इसको लॉग की जगह नेचुरल लॉग लिखते हैं। ठीक है, तब तो कहानी और भी आसान हो जाएगी। नेचुरल लॉग 5 आपको ऑलरेडी दिया 1.6094 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाय आर की वैल्यू आपको कितनी दी है? 8.314 लेनी है आपको जूल में। अब ध्यान रखना कि आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी जूल पर मोल में ही पूछा है। नॉर्मली आपको एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दिया होता है, पर यहां पर जूल पर मोल में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 315 माइनस 300 दैट इज 15 डिवाइड बाय 300 इंटू 315। ठीक है, तो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा यार, इसको सॉल्व कर लीजिए। ई की वैल्यू लेट मी चेक, है ना, सॉल्व कर ही लेते हैं इसको, में क्या रखा है। चलो तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 पॉइंट आप भी सॉल्व कर लीजिए। अब देखो मैं तो कैलकुलेटर यूज़ करूंगा क्योंकि मुझे तो एग्जाम देने नहीं जाना है। ठीक है, मैंने तो जब देना था तब दे दिए, अब आपको एग्जाम देने हैं तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, 88,728 कुछ इतना ही आ रहा है क्या आंसर इसका? लेट्स लेट मी चेक। एटी फोर 297, ठीक है, कुछ इतना आ रहा है इसका। अब चेक कर लो 84 आ रहा है कि 88 आ रहा है। ठीक है, तो दिस शुड बी अराउंड जूल में ही हमारे को चाहिए, बाकी तो सब सही है। 1.6094, ठीक है। तो देख लो एक बार 84 या 88,000 समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट बी श्योर कि आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, तो इनमें थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो फिर समस्या हो सकती है। नेक्स्ट वन देखिए, अ फ्लास्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। ठीक है, तो फ्लास्क में देखो
अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ करने का मतलब नहीं कि आपको भी ड्रॉ करना है, जस्ट कि जैसे स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट को अपने माइंड में विजुलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि स्टेटमेंट को अगर आप अपने माइंड में विजुलाइज कर पाते हो, इमीडिएटली विजुलाइज कर पाते हो, तो चीजें के बार आसान हो जाती हैं। तो ठीक है, फ्लास्क में ए और बी दो कंपाउंड है, बोथ डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। गुड। द हाफ लाइफ फॉर ए एंड बी आर 300 and 180 सेकेंड्स। अगर initial concentration of A and B are equal, the time required for the concentration of A to be 4 times of that B कितने समय में होगा? ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि शुरुआत में आपने दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ली थी, धीरे धीरे वो डिसोशिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब कुछ समय के बाद ऐसा होगा, A की कंसंट्रेशन B से 4 गुना होगी। तो ऐसा कितने समय के बाद होगा? अब अगर इसको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है तो एक अलग तरीका है, बट अगर इसको हमें शॉर्टकट से, शॉर्टकट वैसा लॉजिकल है बिल्कुल यार, ऐसा नहीं है कि मतलब शॉर्टकट है। देखो, अगर हम ए के लिए बात करूं तो इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं इसकी ए। ठीक है, तो ये 300 सेकेंड्स के बाद कितना हो जाएगा बच्चों? A/2, और फर्दर और 300 सेकेंड के बाद उसका भी हाफ हो जाएगा A/4, और 300 सेकेंड्स के बाद ये हो जाएगा A/8। ठीक है, कितने हो गए? 900 तक तो हो गए। ओके, अब मैं 900 पे क्यों रुका? देखो, 180 और 300 में ये डायरेक्टली क्या एक दूसरे के मतलब होल नंबर रेशियो में आ जाएगा क्या आपका? 180 मतलब 300 डिवाइड बाय 180 नहीं। पर अगर मैं 900 लूं 3 हाफ लाइफ, और 180 के मैं 5 हाफ लाइफ लूं, तो वो 900 के बराबर हो जाते हैं, है ना? तो 900 एक ऐसी वैल्यू है कि 180 180 180 करते करते आप 900 पे पहुंच जाओगे। इसीलिए तो मतलब टाइम बराबर हो जाएगा, दोनों में 900 सेकेंड्स का टाइम आएगा, पर एक में 3 ही हाफ लाइफ गुजरे होंगे, जबकि बी के लिए 5 हाफ लाइफ गुजर चुके होंगे। तो देखिए, पहला आपका 180 सेकेंड्स में ये B/2, मतलब 5 हाफ लाइफ के बाद इवेंचुअली क्या हो जाएगा? B/2 रेज़ टू पावर 5, मतलब B/32, है ना? तो सिंपल तरीके से, तो मैं तो यहां पर आपको चलो स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहा हूं, पर ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको ऐसे करना है। 5 हाफ लाइफ के बाद ये क्या हो जाएगा? B/2 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो B/32, तो B/4, तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये आ जाएगा B/8, फोर्थ के बाद ये हो जाएगा B/16, और फिफ्थ के बाद हो जाएगा ये B/32। तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में दोनों की कंसंट्रेशन थी बराबर, मतलब ये जो A था और ये B था, ये दोनों बराबर थे। तो ये जो A/8 है, वैसे इसको B/32 की जगह A/32 भी मान सकता हूं मैं, मान सकता हूं ना मैं, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर थी। तो A/32 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A/8 इंटू 1/4 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना? तो मतलब ये जो फाइनल कंसंट्रेशन B की अभी है, वो A की कंसंट्रेशन से क्या है? डिवाइड बाय 4 है। मतलब आप ऐसा बोल दीजिए कि ये वाली जो कंसंट्रेशन है, ये इससे 4 गुना है, क्योंकि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके ये वैल्यू आती है। तो मतलब सर 900 सेकेंड्स के बाद ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये कंडीशन आएगी। तो एक तो आपके पास तरीका हो गया, ये लॉजिकली आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी बात कि सर नहीं, ऐसे नहीं करना, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास इक्वेशन क्या आती है? Ct इज इक्वल टू C0 e रेज टू पावर माइनस KT, राइट? और अब A के लिए अगर मैं लिखूं, अब देखो दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को दोनों का C0 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो A के लिए कितना हो जाएगा? AT इज इक्वल टू C0 e रेज टू पावर माइनस K1T। ओके, और B के लिए कितना हो जाएगा बच्चे? PT मतलब कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू C0 e रेज टू पावर माइनस K2T। अब ये K1 K2 कहां से निकालेंगे? हाफ लाइफ का डेटा दिया हुआ था, तो हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा आपका? जो K1 है दैट इज 0.693 डिवाइड बाय 300 पर सेकेंड, और जो K2 आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 180 पर सेकेंड, राइट? 0.693 अपॉन T हाफ होता है ना, तो यहां से K1 और K2 का डेटा आपके पास आ जाएगा। फाइन, तो अब ये बोल रहा है कि अगर फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनली AT must be 4 times BT, that means this, तो मतलब C0 e raised to power minus K1T should be equal to 4 times C0 e raised to power minus K2T। तो बच्चों यहां पर आपका
जो C0 है वो तो कैंसिल होगा क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की बराबर थी। बस ये K1 और K2 आपको वहां से लेके पुट करना है इसमें। तो अगर e रेज टू पावर इतना है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब लॉग ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। लॉग ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ये क्या आ जाएगा आपका, नेचुरल लॉग अगर आप इसका ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका -K1T, नेचुरल लॉग 4 -K2T, और नेचुरल लॉग 4 के डेटा कुछ दिया हुआ है, यस नेचुरल लॉग 2 दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो नेचुरल लॉग 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू नेचुरल लॉग 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो ये डेटा यूज करके आप बड़ी आसानी से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो सिस्टमैटिक तरीके से कैसे करना है ना? तो यहां पर मैं बता देता हूं इसका, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा -K1T, K1 आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइड बाय 300 इंटू टी इज इक्वल टू 2 log 2 -K2T -0.693 डिवाइड बाय 180 इंटू टी। बस ये टी की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। डन, सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट वन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड द डेटा प्लॉटेड इन द गिवन फिगर। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल इज। ध्यान, अब कहां पर ध्यान देना है, एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों आपको यहां पर किलोजूल पर मोल में पूछी गई है, राइट। एंड नेचुरल लॉग के वर्सेस 10⁻³ इधर ध्यान देना था, 1/t नहीं है, 10⁻³ है सर। तो क्या मतलब, तो मतलब ये कि देखिए जब आप आर्हीनियस इक्वेशन लिखते हैं कि k इज इक्वल टू (a e⁻⁻RT), और इसका अगर बच्चे मैं लॉग लेता हूं, वहां नेचुरल लॉग था तो हम भी नेचुरल लॉग ही लेंगे। तो नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a (-EA/R) इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों, मैंने 10⁻³ से डिवाइड और मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वहां पर मुझे 10⁻³ के साथ ग्राफ दिया गया था। मतलब y तो मेरा ये है पर x ये है, तो y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स से अगर मैं कंपेयर करूं तो x आ गया मेरा 10⁻³ डिवाइड बाय t, राइट। तो मेरे पास स्लोप कितनी आ जाएगी बच्चे यहाँ पे, तो इसकी जो स्लोप आ रही है मेरे पास दैट इज -EA डिवाइड बाय 10⁻³ R। अब यहां पर क्या बोल रहा है ये कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे को किलो जूल में चाहिए, आर आपका गैस कांस्टेंट है, तो ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, फाइन, दैट इज लाइक और भी आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो स्लोप अगर आपका इतनी है -EA/10⁻³ तो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं, ये आपके पास स्लोप कितनी आ रही है, देखिए ये आपका टोटल आ गया y एक्सिस पे 10 और x एक्सिस पे 5, तो स्लोप को मैं लिख सकता हूँ सिंपली 10/5, ठीक है, विद माइनस साइन क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये आ गया 2a, तो EA कितना आ जाएगा 2R इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। तो मतलब अगर मुझे किलो जूल में चाहिए तो 2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, ये 2R किलो जूल पर मोल। तो ये यहां पर ध्यान देने वाली बात थी कि ये डेटा आपको जूल में मिल रहा है, ठीक है, समझ आया क्यों, क्योंकि R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तब वो जाके किलो जूल में कन्वर्ट हुआ, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज 2R, ठीक है, सॉल्व हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स आसान है ना, यस। और दूसरी बात, जब भी बीच में पढ़ाई के बीच में कभी भी आपको लगे कि फोकस थोड़ा सा लूज हो रहा है, डू वन थिंग, बाथरूम में जाके जल्दी से मुंह पे ठंडे पानी से एकदम आंखें धो, अच्छे से मुंह को अच्छे से वॉश करो और थोड़ा सा बाहर जाके डीप ब्रीदिंग करो, क्योंकि जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं पढ़ने, ठीक है, तो सिटिंग पॉस्चर में क्या है कि डीप ब्रीदिंग नहीं होती है, ठीक है, सांस गहरी नहीं जाती, तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा आपको मतलब एकदम आपका फोकस जाएगा, आपको नींद आने लगेगी, ठीक है, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तुम किताब खोल के तो बैठे रहोगे पर तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो नेवर एवर डू दैट कि तुम बैठे तो हो पर पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, फोकस अच्छा नहीं है, उससे बेटर है कि सो जाओ, रेस्ट कर लो। अगर माइंड फ्रेश नहीं है तो किताब खोल के बैठना इज लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम।
ठीक है, तो हमेशा थोड़ी थोड़ी देर के बाद कॉन्शियसली खुद को चेक करते रहें, क्या मेरा फोकस बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। नहीं तो बच्चे बोलते सर मैं इतने घंटे पढ़ा, पढ़े तो तुम बहुत घंटे, पर उसमें समझ कुछ नहीं आया। राइट, चलिए देखिए अब कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहां पे चार तरह के रिएक्शन हमारे पास हो रहे हैं। ए से P1 बन रहा है, बी से P2 बन रहा है, सी से P3 बन रहा है और डी से P4 बन रहा है। चार डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं एंड सबके ऑर्डर भी अलग अलग हैं, ए बी सी डी। द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड व्हेन लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन इज प्लॉटेड। ठीक है, तो लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, तो बताना है यहाँ ए बी सी डी, तो मतलब इवेंचुअली आपको ये बताना है कि कौन सा रेट सबसे, कौन सा ऑर्डर सबसे ज्यादा था। ओके, तो रेट है, कंसंट्रेशन है, ऑर्डर है, फिर कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इन तीनों को आपस में रिलेट करती है? रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द ऑर्डर। सर बिल्कुल फंडामेंटल, रेट इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर एन। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर एन। तो अगर इसका मैं लॉग लेता हूं तो लॉग ऑफ रेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस एन इंटू लॉग ऑफ सी। नाउ कंपेयर इट विद द स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो ग्राफ दिया गया था वो लॉग ऑफ रेट वर्सेस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन था। तो दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो यहां पर जो आपका स्लोप है m, दैट इज इक्वल टू n ऑर्डर। तो जिसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी उसी का ऑर्डर भी सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए प्रीवियस ग्राफ में ABCD में सबसे ज्यादा स्लोप किसकी है? D। तो D B A और C, तो इस तरीके से ऑर्डर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो D B A C, दैट इज डी ऑप्शन इज आंसर। ठीक है, समझ आ गई यहां तक की कहानी। चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of a reaction decreased by 3.555 times when the temperature was changed from 40 degree to 30 degree. The activation energy of the reaction is. चलिए try to solve this question like in 1 मिनट। ठीक है, डायरेक्टली आपको पता है कि आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी, आंसर निकालना जल्दी से जल्दी। ठीक है, तब तक जरा पानी पी लेता हूं मैं। देखो अब ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर आप कम करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट घटेगा। तो ये बोल रहा है कि रेट डिक्रीज बाय 3.555 टाइम्स। तो मतलब अगर मैं सिंपल इक्वेशन लिखूं कि लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू E A बाय, अब इन्होंने नेचुरल लॉग में ही दिया हुआ है तो एक काम करते हैं, फिर लॉग की जगह नेचुरल लॉग ही रखते हैं। ठीक है, E A बाय R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब यहां पर बच्चों आपको डेटा सारा दिया हुआ है। लॉग K2 बाय K1 क्या होगा? अब अगर मैं T1, ठीक है, मैं T1 को लेता हूं 30 डिग्री, मान लो, अब आपके ऊपर है T1 किसको लेना है। ओके, अगर आप T1 को लेते हो 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 303 केल्विन, और T2 आपका है 40 डिग्री सेल्सियस, 313 केल्विन। ठीक है, तो आप ऐसा बोल दो कि सर 30 डिग्री से जब 40 डिग्री पे जाते हैं तो रेट 3.555 टाइम्स बढ़ जाता है, ऐसा भी तो बोला जा सकता है ना इसको। ठीक है, तो उसमें मैं बोल दूंगा कि K2 जो है वो 3.555 है और K1 मेरा 1 है। राइट, दोनों तरीके से सोच सकते हो कि सर 40 से 30 कर दिया तो रेट स्लो हो गया, या ऐसा बोल दो कि सर 30 से 40 कर दिया तो रेट मेरा बढ़ गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ 3.555 कितना है? 1.268। 1.268 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 8.314 इंटू 1 इवन कितना है? 303 माइनस 1/313। बस सॉल्व कर लीजिए, EA की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे सॉल्व करके। ठीक है, अब इस वैल्यू आ जाएगी अराउंड, आई थिंक 100 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी इसकी। तो बिकॉज आई जस्ट कंफर्म, थोड़ी देर पहले सॉल्व करके मैंने कंफर्म किया था कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो एक बार सॉल्व करके देख लीजिए, आई थिंक शायद 100 के आसपास आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During the nuclear explosion, one of the products is strontium-90 with half-life of 6.93 years. If 1 microgram of strontium-90 was absorbed in the bones of a newly born baby in the place of a calcium, how much time in years is required to reduce it by 90% if it is not lost metabolically? पढ़ दो पहले क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर सोचो। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो कभी हड़बड़ाहट में ना एकदम से ये मत कर देना, क्वेश्चन पढ़ा और एकदम से अरे गिवन इज दिस, गिवन इज दैट। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या है, फ्लो क्या है, क्या पूछा था, क्या निकालना है, तो मैं किस फॉर्मूला को यूज करूं, जब तक क्लैरिटी नहीं है, डोंट स्टार्ट राइटिंग रैंडम थिंग्स या रैंडम स्टेप्स। क्यों? अगर आप रैंडम चीजें लिखना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और सेकंड स्टेप हमेशा फर्स्ट स्टेप से ही निकलता है। तो फर्स्ट स्टेप अगर आपका रैंडमली रिटन है तो सेकंड स्टेप उससे जो आएगा वो भी रैंडम ही होगा। तो देर इज वेरी लेस चांस कि उससे आपका सही आंसर आए। या ऐसा हो सकता है कि एक छोटे से क्वेश्चन को तुम बिना बात के लेंथी कर दो, लंबा खींच दो, और बाद में बोलो अरे यार ये तो मैंने क्या को किया ऐसा, बाद में पता लगा आपको अरे ये तो और तरीके से सॉल्व हो जाना था इजीली। तो पहले माइंड में क्लैरिटी ले आओ, क्या करना है, कैसे करना है, फिर वो करो। उससे आपका रफ वर्क मिनिमाइज होगा, डाउट्स मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की कहानी क्लियर है कि मेरे को ये करना है। ऐसा नहीं कि आप करते करते हो सोच रहे हो अब क्या करूं अब क्या करूं, कि आधे रास्ते पहुंच गए, मतलब नदी में उतर गए, अब आधे रास्ते पहुंच गए, अरे यार ये तो बहुत गहरी है अब क्या करूं। तो वो नहीं करना है ना। पहले आइडिया लगा लो भैया नदी इतनी गहरी है, मुझे तैरना कितना आता है, तो कितने डिस्टेंस में ट्रैवल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे डायगनली जाना है या 90 डिग्री पे जाना है। ठीक है, तो पहले स्ट्रेटजी तैयार रखनी है। देखो तो यहां पर हुआ क्या कि बोन में स्ट्रॉन्शियम एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, हुआ तो क्या करें, अब हो गया। बात यह है कि हमारे पास इनिशियल कंसेंट्रेशन थी 1 माइक्रोग्राम, और उसको 90% कम कर देना है। तो मुझे ये बताना है कि वो कितने टाइम में 90% कम हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली T90 उसका मेजर करना है। और सारे के सारे जो आपकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू ही होती हैं। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ यार T90 का, सिंपल सी कहानी है। हाफ लाइफ आपको 6.93 दिया हुआ है, यस। तो टी कितना आ रहेगा बच्चे मेरे पास, टी आ रहेगा 2.303 डिवाइड बाई के क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो के को लिख दीजिए 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, और टी हाफ आपको दिया हुआ है 6.93 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब सुनो, भूल जाओ ये 1 माइक्रोग्राम है, ये कितना भी है, बातें जितना भी था, शुरुआत में 100 था, 90% खत्म हो गया तो 10 बचा, तो कितना हो गया लॉग 10, राइट। तो अगर ये लॉग 10 है तो बेटा बात यहीं पे खत्म होगी तुम्हारी, ठीक है। 0.693 कितना आ गया यार 10, तो 2.303 इंटू 10 इज 23.03 ईयर्स। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट टू द पॉइंट, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन भी आसान है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। जस्ट एक बार पढ़ के थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए कि क्या करना है यहाँ पे एग्जैक्टली, थोड़ा सा आइडिया बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा रिलेटेड है ये क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा। देखिए, फॉर द रिएक्शन 2H2 plus 2NO gives you N2 plus 2H2O, ऑब्जर्व्ड रेट एक्सप्रेशन इज, अब देखना, इन्होंने रेट इज इक्वल टू बोला KF इंटू NO स्क्वेयर इंटू H2, इन्होंने सिर्फ K नहीं लिखा, इन्होंने K फॉरवर्ड लिखा। तो अगर आप K फॉरवर्ड मेंशन कर रहे हो एंड आप बोल रहे हो द रेट एक्सप्रेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन और द रिवर्स रिएक्शन, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बच्चे उसके लिए मैं इतना जानता हूं कि जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। और इस रिएक्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखूं, मतलब ये अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है लाइक दिस, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, N2 की कंसेंट्रेशन इंटू H2O का स्क्वायर, ठीक है। तो यार आएगा ये N2 की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर 1 इंटू H2O की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय H2 का स्क्वायर इंटू NO का स्क्वायर, H2 का स्क्वायर इंटू NO का स्क्वायर, राइट, ठीक है। हाँ जी, चलो सर ये तो हो गया। अब बेटा KF के बारे में क्या कर सकता हूं मैं, KF का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है मुझे, कोई बात नहीं, तो मैं इसको KF से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको KB से मल्टीप्लाई कर दूं, तो KF इंटू H2 स्क्वायर NO स्क्वायर, देखना, ठीक है। तो KF इंटू H2 स्क्वायर इंटू NO स्क्वायर इज इक्वल टू KB इंटू N2 इंटू H2O स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। रीअरेंज ही किया इसको सिंपल मैंने। अब देखिए यहां पे जो रेट एक्सप्रेशन मेरे पास था वो था KF इंटू NO स्क्वायर इंटू H2, H2 का स्क्वायर नहीं है यहां पे,
ठीक है, के एफ NO का स्क्वायर इंटू H2 का स्क्वायर नहीं है। तो उस एक्सप्रेशन को लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं बॉस, एक H2 की कंसंट्रेशन उठा के वहां डाल दीजिए। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके के एफ इंटू H2 रेज टू पावर 1 इंटू NO रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू KB इंटू N2 इंटू H2O स्क्वेयर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2, अगर इस तरह से रीअरेंज करके लिखूं मैं, नाउ इट इज क्लियर कि सर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे को दिया हुआ है, ठीक है, गिवन रेट एक्सप्रेशन। तो फिर बैकवर्ड का ये जो रिवर्स का जो होगा वो क्या होगा, वो यही होगा फिर, और तो कुछ यहां पे बन नहीं रहा। मतलब रीअरेंज करके इक्वेशन को मैं इसी तरह से ऐसे कर सकता हूँ यार, के एफ का ये वाला आ रहा है पार्ट, तो के बी में फिर ये वाला पार्ट होगा, तो के बी इंटू N2H2 स्क्वेयर अपॉन H2, ठीक है, तो के बी N2H2 स्क्वेयर अपॉन H2, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में केवल लगता है कि क्या है ये, मतलब ये दिया आपको रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स निकालना है, मतलब व्हाट डज दैट मीन। तो बस ये रीअरेंज ही करने की कहानी थी। तो यहीं से आइडिया लगा के कि के एफ दिया है, बैकवर्ड पूछा है, तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल है तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकता हूँ इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, इस तरह से उसको रीअरेंज करने की सारी सारी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ अ सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन एट साइको नहीं मतलब फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर T occurs 10 raised to power 6 times faster with enzymes than without. The change in the activation energy upon adding enzyme is. अब आपका काम सबसे पहले बताता हूं मैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ो, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के मेरे को ये बताओ, दो ऑप्शन में पॉजिटिव साइन है, दो ऑप्शन में नेगेटिव साइन है, इसका आंसर पॉजिटिव साइन वाला आएगा या नेगेटिव साइन वाला आएगा। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया तो आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपको फिर तुक्का भी लगाना है तो आपके 50% चांस है कि आप सही तुक्का लगाएंगे, ठीक है। मतलब अगर कभी कभी कैलकुलेटेड गैस भी लेना हो तो अगर एलिमिनेट कर लूँ, चार में से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, तो यार मैं तो मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना फिर मेरा कि तुक्का मेरा सही होगा। तो ये सोचो सबसे पहले, ठीक है। पॉज करके वीडियो को ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि एक सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा था हमारी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर पे, और एंजाइम के साथ जब वो हुआ तो वो 10 रेज टू पावर 6 टाइम फास्ट था, ठीक है। तो मतलब अगर विदाउट एंजाइम वो रिएक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, लेट्स से वो रिएक्शन आपका विदाउट एंजाइम हो रहा है, तो रेट मेरा कितना है के, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, फर्स्ट इक्वेशन। और अगर यही रिएक्शन मैं विद एंजाइम करवाता हूं तो रिएक्शन का रेट 10 रेज टू पावर 6 टाइम फास्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6 के इज इक्वल टू ए ई रेज। अब देखो टेम्परेचर वही था, डिफरेंस क्या आया, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो ई रेज टू पावर माइनस ई ए डैश, एंजाइम लगाने पे जो एक्टिवेशन एनर्जी आई ऑब्वियसली वो कम होगी ना, ई ए डैश कम होगी। अब ये बोल रहा है द चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग एंजाइम, मतलब एंजाइम डालने से पहले मान लो 100 थी एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम डालने के बाद कम ही हुई होगी ना, नया जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, तो 100 से मान लो घट के 60 हो गई। तो चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। 60 माइनस 100 कितना आया, -40, राइट। तो बेटा ये जो चेंज पूछ रहा है ना ध्यान से, द चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन एडिंग द एंजाइम, के एंजाइम डालने के बाद क्या चेंज आया, सर वो डिक्रीज हुई, क्योंकि वो डिक्रीज हुई तो चेंज नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाली, तो दोनों ऑप्शन आपकी आउट हो गई, ठीक है। ये क्लियर हो गया, तो यहां से आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं। तो चेंज में हमारे को बस ये डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, नॉर्मल जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है, या मतलब जो आपकी एंजाइम वाली है ई ए डैश माइनस ई ए, ठीक है, या दोनों कुछ भी कर लो, ई ए माइनस ई ए डैश कर लो, क्योंकि हमें पता है कि साइन नेगेटिव लेके चलना है हमने बस। तो डिफरेंस आप निकाल लो, साइन उसका नेगेटिव रखना है, एज सिंपल एज दैट। तो सर अब ये कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, या तो 10 रेज़ टू पावर 6 को उधर ले जाओ, या फिर दोनों को डिवाइड करो आपस में। तो अगर इनको डिवाइड कर दें 1/2 तो क्या रहेगा ये, ठीक है, या 1/2 करना है या 2/1 कर लो, तुम्हारी श्रद्धा है, जो मर्जी करना है। हाँ,
2/1 का अगर हम कर लेते हैं 2/1 तो 10⁻⁶ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए और ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और e⁻ डैश बस, हाँ ठीक है, तो e⁻ डैश अपॉन RT। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका, ठीक है, इसका नेचुरल लॉग ले लो, नेचुरल लॉग 10⁻⁶ ले लीजिए। तो अब इन्होंने कुछ दिया है यहाँ पे डेटा, नहीं दिया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फाइन। नेचुरल लॉग 10⁻⁶ इज इक्वल टू EA डैश बाय RT। फाइन, तो EA डैश मेरे पास डेटा आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? अब इसको नेचुरल लॉग कीजिए, अगर मैं लॉग ले नॉर्मल ले लूँ तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट लिख लीजिए कि 2.303 log 10⁻⁶ इज इक्वल टू EA डैश डिवाइड बाय RT। फाइन, तो ये कितना रहेगा? चलो log 10⁻⁶ is 6, तो 2.303 इंटू 6 इंटू RT इज इक्वल टू EA डैश। मुझे क्या निकालना था इसका? EA डैश माइनस EA, मतलब इसका नेगेटिव साइन, मतलब दिस इज योर आंसर विद अ नेगेटिव साइन। ओके, बस सॉल्व हो गया, इज योर आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कंसिडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ दीज रिएक्शंस? तो अब अगेन देखिए, एक स्लोप है और स्लोप से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी रिलेट होगी। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व हो जाना चाहिए कि लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर है सर, और यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का बारे में पूछा गया है। चलिए तो इसको सिंपली सॉल्व करें, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि लॉग के, एक सेकंड चेक कर लूँ, लॉग है ना, हाँ, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 RT। सेकंड की, चलो तो अब इसमें वाई एक्सिस पे अगर ये आता है तो y इज इक्वल टू C प्लस mx, तो स्लोप जो आ जाएगी मेरे पास दैट इज माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R। तो 2.303 R तो कांस्टेंट है, तो स्लोप उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी जितना इतना EA की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही नेगेटिव स्लोप। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव स्लोप किसकी आ रही है? C। तो C का एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो C का सबसे ज्यादा बेटा एक ही ऑप्शन है जिसमें C का सबसे ज्यादा है, तो बाकी कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो C के बाद A है, A के बाद D है, उसके बाद आपका B है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A gives you product at 700 Kelvin and A gives you product at the 500 Kelvin with catalyst. It was found that the EA is decreased by 30 kilojoule per mole. चलो एक बार इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, सॉल्व करो। ठीक है, देखो अब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब आर्हीनियस इक्वेशन कैटलिस्ट डालने पे क्या होता है, टेम्परेचर की वेरिएशन पे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वेरिएशन पे क्या होता है, और मान लो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो क्या होगा आपका? तो ये वाली जो इक्वेशन हैं इनके ऊपर आप 7-8 क्वेश्चन तसल्ली से बैठ के कर लोगे ना, एक बार समझ के, अगर समझ के करोगे तो एक ही बार करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आंसर निकालने के चक्कर में जल्दबाजी के करके सॉल्व करोगे तो आंसर तो निकल जाएगा पर तुम्हारी कमांड नहीं बनेगी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो जब भी कोई चीज समझनी हो, कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, तो उसमें जल्दबाजी कभी नहीं करनी क्वेश्चन सॉल्व करने की कि जल्दी आंसर आए, नहीं, आराम से आए, एक एक स्टेप करो और एक एक स्टेप पे सोचो क्या ये स्टेप की जरूरत थी, या मैं इस स्टेप को अवॉइड कर सकता था, क्या मैं इस स्टेप से और छोटा कर सकता हूं पूरे सॉल्यूशन को, क्या मैं यहाँ पे कोई और लॉजिक लगा सकता हूँ। एक बार तुम जितना ज्यादा डिटेल में सोच लोगे ना, अगली बार तुम्हारे को उतने ही कम एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। और पहले बार सोचोगे मैं जल्दी जल्दी में निपटा लूँ, तो फिर हर बार क्वेश्चन समय लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो ये रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट द एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय 30 किलोजूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप 700 केल्विन पे करवाएं, ठीक है, तो जितना वो फास्ट होता है उतना ही फास्ट 500 केल्विन पे भी हो जाता है कैटलिस्ट डाल के। तो दोनों में रेट आपका बराबर है,
तो रेट अगर आपकी स्पीड बराबर है तो उसका मतलब हुआ कि k एट 500 इज इक्वल टू k एट 700। दोनों रेट कांस्टेंट्स आपके बराबर है, ठीक है। हाँ, पर ये वाला रेट कांस्टेंट आपका कैटलिस्ट के साथ है और ये वाला आपका विदाउट कैटलिस्ट है। तो k 500 इज इक्वल टू k 700 और 30 का ड्रॉप आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अरेनियस इक्वेशन लगाएंगे सिंपली, और देखो अब इसमें, ठीक है, दे हैव रिटन इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज द एक्टिवेशन एनर्जी अज्यूम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज सेम। हाँ, ये वाला पार्ट था, इसके बारे में मैं देख रहा था कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में क्या लिखा है। तो दे हैव गिवन कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपका चेंज नहीं हो रहा। चलो, तो ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय 500 आर, ठीक है। इसको ई ए डैश ले लो, ये कैटलिस्ट वाला है, ई ए डैश ले लिया इसको, 500 टेम्परेचर पे हो रहा है ये। और दूसरा आ जाएगा ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए डिवाइड बाय 700 आर। अब हमें पता है कि 30 का ड्रॉप आता है, तो मतलब ये जो ई ए डैश है दैट इज नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी माइनस 30, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसको आप ई ए माइनस 30 लिख सकते हो। चलिए, ये ए आपका कैंसिल आउट हो गया, तो अगर ये दोनों पावर आपकी बराबर होंगी, सिंपली आप लिख सकते कि ई ए डैश डिवाइड बाय 500 आर इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाय 700 आर। ये आपका आ गया यहाँ पे। तो ई ए डैश कितना है आपका, ई ए माइनस 30। ई ए माइनस 30, ठीक है, इंटू 7 इज इक्वल टू 5 इंटू ई ए, 7 ई माइनस 5 दैट इज 2 ई ए इज इक्वल टू 210। तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी आपके पास 105 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी आई है नॉर्मल की, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की। ये डैश कितना है, उससे 30 कम। तो इसीलिए फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन जो आपका ई ए डैश आ रहा है दैट इज 75 किलो जूल पर मोल। एज सिंपल एज दैट। डन, सॉल्व हो गया। चलो, तो आंसर इज 75 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये भी था, 105 भी दिया हुआ ऑप्शन में। ध्यान ये रखना है कि पूछा किसका, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द कैटलाइज्ड रिएक्शन आपको पूछा हुआ है, अनकैटलाइज्ड का नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट वन, अ सैंपल ऑफ मिल्क स्प्लिट्स आफ्टर 60 मिनट्स एट 300 केल्विन एंड आफ्टर 40 मिनट एट 400 केल्विन व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इन इट डबल्स। मतलब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ गई तो दूध जल्दी से फट गया, तो कोई बात नहीं। तो ये बोल रहा है कि भैया 300 केल्विन पे आपको 60 मिनट ले रहा है और 400 केल्विन पे आपका 40 मिनट ले रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की कहानी यहां पे क्या करेंगे, तो पॉपुलेशन इन इट डबल्स। ओके, तो क्या दिमाग लगाएंगे सर, ऐसा बैक्टीरिया वाला, देखो नॉर्मल जब आप रिएक्शन लेते हो उसके रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली ड्रॉप करता है फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया के बारे में क्या होता है, बैक्टीरिया ड्रॉप नहीं करता, बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है। अब यहाँ पर वही हो रहा है कि समय के साथ उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोसेस इज क्लोजेस्ट टू, तो ऑप्शन भी नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल है। तो चलिए पहले दिमाग लगाइए आराम से, 30 to 40 सेकंड इसको आराम से सॉल्व करिए, ठीक है, कि क्या इसमें दिमाग लगेगा बेस्ड ऑन बैक्टीरिया की ग्रोथ वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग। और दिमाग लगा लेना यहाँ पे, ये नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर डिक्रीज कर रही है कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। इसके ऊपर दिमाग लगा लीजिए। तो यहाँ पे या कुछ दिमाग लगाया। देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल डाउट आता है कि सर ये बैक्टीरिया वाला केस है, तो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, क्या डबल का हम कुछ करेंगे। दिट्स अ कंफ्यूजिंग पार्ट, जो फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कभी कभी। अच्छा, कि कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो उसको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन से हमें अल्टीमेटली काम नहीं है। हमें सारा डेटा दिया है, 2 टेम्परेचर दे रखे हैं हमें और 2 टाइम की वैल्यू दे रखी है। अब दिमाग ये बोलता है सर टाइम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, पर हमें जो इक्वेशन पता है दैट इज नेचुरल लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/t1 माइनस 1/t2। सर इस पे कैसे रिलेट करें इसको, रेट कांस्टेंट के बारे में डेटा तो दिया नहीं है, रेट कितना फास्ट है ये नहीं दिया। अब देखो सर, देखो बेटा 300 केल्विन पे रिएक्शन कितनी देर में हो गया, 60 मिनट में हो गया। 300 केल्विन पे 60 मिनट में हो गया, ओके। और 400 केल्विन में 40 मिनट में हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है,
तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन फास्ट ही हो रहा है ना यार। लो टेम्परेचर 300 पे उसको 60 मिनट लग गए होने में, जबकि हाई टेम्परेचर 400 पे वो 40 मिनट में ही हो गया। तो इसका ये पार्ट तो यहां से क्लियर है कि यस, रेट इज इंक्रीजिंग एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो उसका मतलब हुआ कि के डेफिनेटली बढ़ रहा होगा। तो के अगर बढ़ रहा होगा तो नॉर्मल जो आर्यनियस इक्वेशन आती है ये वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि के बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, पर के का डेटा नहीं दिया हुआ, हमें टाइम का डेटा दिया हुआ है। यार देखो, अब सीधी सी बात है, जिसका के जितना ज्यादा होगा रिएक्शन फास्ट होगा, फास्ट होगा तो उसको होने में टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो ना ये? जब के ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, फास्ट होगा तो मतलब जो उसका टाइम कंज्यूम हुआ है वो कम हो जाएगा। तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मुझे टाइम का डेटा दिया हुआ, तो के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो दैट मीन्स के टू बाई के वन को मैं टी वन बाई टी टू से रिप्लेस कर सकता हूं। यहां पे रेशियो तो लेनी है मुझे, तो प्रोपोर्शनैलिटी उसकी इनवर्स है। तो के टू बाई के वन की जगह मैं क्या कर लेगा, लॉग टी वन बाई टी टू ले लूंगा। ठीक है, तो स्मॉल जो टी है दैट इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी जो आपका टेम्परेचर है। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या दी गई है मुझे, टी वन स्टार्टिंग वाले के लिए 60 है, तो टी वन की वैल्यू ले लूंगा मैं 60, टी टू की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, राइट। एंड टेम्परेचर कितना था, टी वन मेरे पास 300 है, दिस इज 400, 60/40 इज लाइक 3/2। ठीक है, लॉग आपका चाहिए तो 2/3 है, तो के टू बाई के वन में हम्म, यहाँ पे नेचुरल लॉग 2/3 हमें दिया हुआ है, यस। तो ये बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। कुछ तो यहाँ पे, एक सेकंड, लग रहा है कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, बिकॉज कितना आना चाहिए, लॉग 60/40, टेम्परेचर बढ़ेगा ही, यस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इसको। तो लॉग 60/40 लॉग आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है, एंड बाकी स्कूल टक करके देख लेते हैं फिर, कोई बात नहीं। 1/T1 माइनस 1/T2 है, तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल लॉग 40/60 करते हैं तो बाहर माइनस साइन आएगा, पर माइनस साइन आएगा तो फिर कहानी पूरी पलट जाएगी। आई थिंक समवेयर देयर इज अ मिस्टेक। सैंपल ऑफ मिल्क स्प्लिट्स आफ्टर 60 मिनट, ठीक है, वो भी ठीक किया हुआ। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो के टू बाई के वन में के टू बाई के वन आपके टी वन बाई टी टू आ गया। टी वन इज 60 मिनट्स एंड टी टू इज 40 मिनट्स। एक सेकेंड, इसको ज़रा चेक कर लिया जाए। अरे एरर, अच्छा यहाँ पे एरर है। तभी मैं सोचूं यार, ये तो मतलब इतना सिंपल सी चीज़ थी, इसमें गलती तो नहीं हो सकती। दिस इज नॉट नेचुरल लॉग 2/3। ये बता, 2/3 तो आपका लेस देन 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये नेचुरल लॉग 3/2 आना था। ठीक है, तो नेचुरल लॉग 3/2 दैट इज 0.4। यस, दैट वाज द कन्फ्यूजन, तभी कन्फ्यूजन हो रहा था। तो ठीक है, 60/40 नेचुरल लॉग 3/2 आ जाएगा 0.4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा नेचुरल लॉग 3/2 दैट इज 0.4 इज इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई 8.314 इंटू 1/300 माइनस 1/400 दैट इज 100 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास, 300 इंटू 400 1200। ई ए इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1200 इंटू 8.3। अब ये 8.314 दिया नहीं, 8.3 ही दिया हुआ है, इसलिए इतनी ही वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, नॉट 314 ओनली, और 8.3। ठीक है, तो ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए फिर कितनी आ रही है। ठीक है, कर लेते हैं। 3984।
तो 3984 जूल पर मोल, तो यार रहेगा आपके पास 3.984 किलो जूल पर मोल। तो डिपेंडिंग ऑन के पूछा गया हमारे को किलो जूल पर मोल में दिया गया, तो आंसर आपका आ जाएगा 3.984। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये भी ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक भी होती है, दैट कॉजेज फालतू का कंफ्यूजन कि यार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये भी चेक कर लेना, कभी कभी सिली मिस्टेक आगे क्वेश्चन आएगा जहाँ पर जेईई मेन के क्वेश्चन में एक फंडामेंटल फ्लॉ है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फॉर द रिएक्शन, अब इस तरह की रिएक्शन जहाँ पर टेबल दिया होता है, आई थिंक ये सारे बच्चे करना जानते हैं, पर फिर भी जस्ट एक एग्जाम्पल कि फिर भी कर लेते हैं। देखिए अब आपको ए की कंसंट्रेशन दी गई है, बी की कंसंट्रेशन दी गई है और इनिशियल रेट दिया गया है। तो देखिए इस वैल्यू पे 0.05 पे, जब इन दोनों की कंसंट्रेशन 0.05 है तो आपका रेट है 0.045। अब अगर हम बच्चे बी की कंसंट्रेशन को फिक्स रखते हुए ए को कर देते हैं डबल, तो ए को डबल करने से देखिए रेट क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो ए को डबल किया, रेट भी डबल हुआ, तो मतलब उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1। अब एक काम करते हैं, यहां से अब ये सेकंड वाले पॉइंट लेते हैं, 0.1, 0.05 और इसकी वैल्यू 0.09। ठीक है, ओके, सेकंड वाला पॉइंट लीजिए, सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर आपने डबल किया, तो ए को जब डबल किया 0.1 से 0.2, तो ए को डबल करने से रेट तो वैसे डबल हो जाता है। तो 0.09 का डबल कितना हो जाएगा, 0.18 है ना, तो वो हो जाना चाहिए था 0.18। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बी को भी डबल कर दिया, 0.05 से 0.1 कर दिया आपने, तो बी को डबल करने से ये और बड़ा होगा, तो ये बढ़ के 0.72 हो गया। तो ये 0.18 का कितना गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, तो मतलब ये जो 0.18 हुआ था, ये तो ए को डबल करने से हो गया था, मतलब बी को डबल करने से ये फर्दर 4 गुना और बढ़ा। तो बी को डबल किया, रेट 4 गुना बढ़ा, तो दैट मीन्स बी के रिस्पेक्ट में इट इज सेकेंड ऑर्डर। तो ओवरऑल इट्स अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन तो आई थिंक बहुत आसान होते हैं, इसमें ज़्यादा वो डिटेल में नॉर्मली क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन में दिया होता है रेशियो ले रहे हैं, पावर, अरे यार ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा डिटेल में डीप में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैथ वाले बच्चे हो तो मैथ वाले बच्चों को तो ये मतलब फिंगर्स पे ऐसे सॉल्व होने वाले क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट वन, और ए रिएक्शन स्कीम ए गिव्स यू बी, बी गिव्स यू सी, सिक्वेंशियल रिएक्शन है। इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज गिवन बाय, देखिए दिस इज अ रिएक्शन जिसको बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन, कि ए से बी बना, फिर बी से आगे सी बना। तो ऐसे समझिए बी आपका गोडाउन है, ठीक है, ए से उसमें सप्लाई आ रही है और बी से फिर वो सप्लाई आगे जा रही है। तो अगर के की वैल्यू K2 से, मतलब K1 K2 से ज्यादा बड़ा है, तो मतलब जिस स्पीड से सप्लाई आ रही है उसी स्पीड पे जा नहीं रही, मतलब 50 आइटम्स आई, 25 आगे गई, 25 वहां पर रह गई, तो धीरे धीरे बी में आइटम्स एक्यूमुलेट होती चली जाएंगी, बी की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। कब तक, अब ए आपके पास इन्फानाइट तो है नहीं, ए की कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे कम होगी, तो फॉरवर्ड जाने वाले रिएक्शन का भी रेट धीरे धीरे घटेगा। तो स्टार्टिंग में बी धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक्यूमुलेट होगा, पर उसके बाद उसकी इनपुट कम हो जाएगी, फिर उसके बाद सिर्फ आउटपुट ही बचेगी, मतलब आपके गोडाउन में सामान आना बंद हो गया। अब जो पड़ा है गोडाउन में, अब उसको धीरे धीरे निकालते रहिए निकालते रहिए निकालते रहिए, तो धीरे धीरे फिर बी की कंसंट्रेशन ड्रॉप करती है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि जब K1 और K2 बराबर हैं, तो अगर K1 और K2 लगभग बराबर हैं, तो ऐसा समझ लीजिए, लगभग बराबर की बात कर रहा हूं, कि जितनी स्पीड से बी बन रहा है लगभग उतनी स्पीड से वो कंज्यूम भी हो रहा है, मतलब 50 आइटम्स आई तो 50 आइटम निकल भी गई, तो बी एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा ज्यादा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे तो बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, 50 आए 50 गए, नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में ये रिएक्शन फास्ट था, क्योंकि ए आपका फुल कंसंट्रेशन पे है, तो ये रिएक्शन फास्ट है। बी से सी जाने के लिए बी की कंसंट्रेशन भी तो सफिशिएंट होनी चाहिए, तो स्टार्टिंग में तो बी बेचारा इतना सा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, तो धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा तब तो ये कंसंट्रेशन, ये वाला रिएक्शन होना स्टार्ट होगा। तो शुरुआत में ये ही फास्ट होगा, वो थोड़ी देर बाद जाके ये हो जाएगा कि जितनी स्पीड पे ये बन रहा है लगभग उतनी स्पीड पे ये आगे भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। तो यहां पर दो चीजें हो रही हैं, एक स्पीड पे रे बी बन रहा है और एक स्पीड पे वो आगे फर्दर और कंज्यूम हो रहा है। तो रादर देन वर्ड रेट ऑफ फॉर्मेशन की बजाय, क्योंकि फॉर्मेशन तो बी की इसमें हो रही है, आगे उसकी कंजम्पशन हो रही है, तो नेट उसको मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यार आया इतना, फिर इतना चला गया, बचा कितना मेरे पास। ठीक है, तो मैं उसको बोलता हूं रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट कितना हो रहा है मेरे पास।
तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ बी, तो भैया कितनी स्पीड पे बन रहा है वो, K1 इंटू ए, क्योंकि जिस रिएक्शन में बन रहा है उसका रिएक्टेंट है ए, तो उसके बनने की स्पीड है K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए माइनस, अब उसके आगे खर्च हो जाने की स्पीड कितनी है, K2 इंटू बी, क्योंकि अगले रिएक्शन का रिएक्टेंट बी खुद है। तो अगर ये रेट ऑफ एक्यूमुलेशन जीरो हो जाता है, जो कि यहां कहा गया है, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब K1A इज इक्वल टू K2B। तो ऐसे केस में जो कंसेंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, K1 अपॉन K2 इंटू ए। ठीक है, बस ये निकालना था। तो ये वाले जो रिएक्शन होते हैं, पैरेलल रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन, इनमें आपको फंडामेंटल ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ये अगर आप लिख दोगे सही तरीके से तो इससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में अगर आप जाएंगे तो फिर वो बीएससी लेवल की वो डेरिवेशन बन जाती हैं, वो हमारे काम की नहीं है। हमें बस लॉजिकली यहां तक लिखना होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given plots represent the variation of the concentration of a reaction R with time for two different reactions. Pause the video, 30 सेकंड में सॉल्व करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अब हर बच्चे को पता है कि सर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब इसकी जो स्लोप है दैट इज डी बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, वो स्लोप क्या है इसकी, कांस्टेंट है। और बच्चे डी बाई डी टी क्या होता है बेसिकली, रेट, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है उसी को तो रेट कहते हैं। रेट अगर कांस्टेंट है तो दैट मींस इट्स अ जीरो ऑर्डर, सेकंड वाला आपका जीरो ऑर्डर है। और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर आपका कांस्टेंट है देन दैट्स अ फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे क्या होता है आपका सी नॉट सॉरी सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। नेचुरल लॉग अगर आप ले लें इसका, तो नेचुरल लॉग सी टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी नॉट माइनस के टी। तो इसको आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, राइट। तो m कितना रहेगा आपका, माइनस के, नेगेटिव है स्लोप, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 1 एंड 0, दैट इज डी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ये ग्राफ तो आपकी ना फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, किसका आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा होता है, किसका कांस्टेंट आ जाता है। ये इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सिली मिस्टेक्स होती हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने अगर कोशिश की है पहले सॉल्व करने की, तो अगर आपने पहले किया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो अभी इसको करते हैं। तो एक बार वीडियो को जरा पॉज करिए 2 मिनट के लिए और सोचिए इसमें क्या करना, बड़े ध्यान से। क्वेश्चन सॉल्व हो चाहे ना हो, पर इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा इसके बारे में और सही तरीके से सोचा। देखो अब यहां पर बोल रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एन इंटरनल वुंड ग्रोज, क्योंकि बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। जैसे अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ा ना, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी, ई रेज टू पावर माइनस था ना, क्योंकि वहां पर डिक्रीज कर रही है कंसेंट्रेशन। यहां पर क्या है, एन डैश टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर प्लस टी है, मतलब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन एट टाइम टी, जो उसकी कॉलोनी की कंसेंट्रेशन है, ठीक है, एन टी दैट इज एन नॉट ई रेज टू पावर टी, ये है आपको दिया गया कि इस एक्सपोनेंशियल तरीके से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। अ डोज ऑफ एंटीबायोटिक टेकन ओरली, आपने एंटीबायोटिक की गोली खाई, 1 घंटे के बाद वो असर करेगी, मतलब 1 घंटे तक बैक्टीरिया बढ़ता रहेगा। बॉस अगर आपने शुरुआत की थी एन नॉट से, इनिशियल कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की एन नॉट थी, तो 1 घंटे के बाद कितनी होगी, एन टी, और टी को 1 पुट कर लीजिए, तो एन नॉट इंटू ई। ओके, तो यहां पर सीधी सी बात यह है कि 1 घंटे के बाद उसकी कंसंट्रेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली बोला है कि एन नॉट वर्सेस एन का टाइम के साथ जो ग्राफ है ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले बात तो ये सोचने वाली बात है कि सर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन में। बच्चों ये चीज निकालने के लिए आपके पास एक इंटीग्रेटेड रेट लो, एक इक्वेशन होनी चाहिए जहां पर ये टर्म भी मौजूद हो, टाइम पीरियड भी आपका मौजूद हो, फिर आप इनके बीच में रिलेशन देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये पैराबोलिक की इक्वेशन है, ये क्या है। मतलब मुझे इक्वेशन तक डिराइव तो करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो जब एंटीबायोटिक ले ली, 1 घंटे के बाद वो असर करना स्टार्ट कर रहा है, अब बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके मैं एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1 आवर,
1 घंटे के बाद जब तक वो ग्रो कर रहा था तब कितनी हुई, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1 आवर कितना हो जाएगा बच्चे, एन नॉट इंटू ई रेज टू पावर 1, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद वो डिक्रीज करेगा, अब वो जब डिक्रीज करेगा तो आफ्टर 1 आवर, ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू -5n², ठीक है। तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो डी एन बाई एन स्क्वेयर इज इक्वल टू -5 dt, और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो n कहां से कहां वेरी करेगा, अब बैक्टीरिया ऑलरेडी इतना था, अब वो डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये शुरुआत से नहीं काम कर रही है, ये इक्वेशन वैलिड है 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे के बाद जब ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो डिक्रीज करेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन अब ये होगी, क्योंकि अब आपको 1 घंटे के बाद के सिनेरियो के लिए सॉल्व करना है। तो अब आपका जो n है वो n नॉट ई से शुरू होगा और वो घटता घटता किसी वैल्यू n पे चला जाएगा, जो हमें नहीं पता वो n क्या है। तो n नॉट ई से शुरू हुआ n तक गया, टाइम 0 से t नहीं जाएगा, टाइम ऑलरेडी 1 घंटे से स्टार्ट हुआ है, तो टाइम आपका 1 से t जाएगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे कितना आएगा -1/n, तो -1/n, अपर लिमिट आपका n और लोअर लिमिट आपका n नॉट ई इज इक्वल टू -5t -1, ठीक है। तो माइनस माइनस साइन दोनों जगह आपका कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज 1/n माइनस 1/n नॉट ई, 1/n माइनस 1/n नॉट ई इज इक्वल टू 5 इंटू t -1। अब हमें क्या चाहिए था, n नॉट अपॉन n। यहां पर आपको लग रहा है कि n नॉट अपॉन n की वैल्यू आ रही है, इसे डायरेक्टली तो नहीं आ रही, n नॉट से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि n नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो n नॉट बाय n आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय n नॉट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये n नॉट डिवाइड बाय n माइनस, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो n नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 1/e बचेगा इज इक्वल टू 5n नॉट t माइनस 5n नॉट, ठीक है। तो n नॉट बाय n ही हमें रखना है y एक्सिस में, मतलब लेफ्ट साइड पे, तो इज इक्वल टू आ जाएगा ये 5n नॉट t प्लस 1/e माइनस 5n नॉट। ये अब इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, y इज इक्वल टू mx y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप देखोगे n नॉट बाय n का टाइम के साथ अगर आप ग्राफ लें तो स्लोप उसकी कितनी है 5n नॉट, और n नॉट आपकी एक ऑब्वियसली बात है कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है n नॉट, है ना, नंबर ऑफ। अब ये जो c है 1/e माइनस 5n नॉट, y इंटरसेप्ट, हमें नहीं पता ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पर इतना पता है कि स्लोप आपकी स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्लोप आपकी पॉजिटिव है और ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ में क्या कर रहा हूं देखो, तो अब अगर हम देखें ऐसा ग्राफ तो नहीं आ रहा कि स्लोप आपकी बीच में चेंज हो रही हो, ये तो आपका नहीं आ रहा, पैराबोलिक सा ग्राफ आपका नहीं आ रहा है, एंड नेगेटिव स्लोप आपकी नहीं आ रही है, पॉजिटिव स्लोप है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था मुझे लगा, क्योंकि यहां पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लेके ध्यान से उसको सॉल्व करना है, आपकी लिमिट्स जो है वो आपको ध्यान से लगानी है, लिमिट्स अगर आपने गलत लगा दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द रिएक्शन ऑफ H2 विद I2 द रेट कांस्टेंट्स आर गिवन 2.5 इंटू 10⁻⁴ डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, और ये 327 पे और दूसरा 527 पे है, मतलब ये आपको 600 केल्विन के ऊपर दिया हुआ है और ये आपको 800 केल्विन के ऊपर दिया हुआ है। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये, यूनिट्स को देखो, ये अगर पर सेकंड होते तो फर्स्ट ऑर्डर होता, अगर मोल पर लीटर पर सेकंड होते तो 0 ऑर्डर होता, पर ये लीटर पर मोल पर सेकंड है तो दे आर सेकंड ऑर्डर। और वैसे भी आपको बताना चाहिए कि H2 प्लस I2 वाला जो रिएक्शन आपका सेकंड ऑर्डर होता है, H2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और I2 के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन सिंपल सी कहानी है, नेचुरल लॉग वही K2/K1 ये बाय R 1/T1 माइनस 1/T2, बस ये लगाइए सिंपल। तो आपको दोनों डेटा दिया हुआ है, K1 K2 का डेटा भी आपको दिया हुआ है, T1 T2 का भी आपको दिया हुआ है, R भी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, तो सॉल्व करिए आपका निकल जाएगा। तो ये क्लोज टू मतलब 164 के आसपास इसका आंसर आता है। तो इसमें तो कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ये डायरेक्टली इक्वेशन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए और आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं,
तो अच्छी बात है, स्कोर करने के लिए बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बच्चों ने किया भी होगा। इट्स अ वेरी कॉमन, क्योंकि ये थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तब भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। इवन जब मंजिल बैच में मैंने लेक्चर लिए हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करने हो तो आप मंजिल बैच के जो लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट वो देख सकते हो। उसमें थ्योरी भी पूरी हुई है और उसके साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराए, उसमें तो एडवांस वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। ठीक है, तो उससे आपका और भी अच्छे से रिविजन हो सकता है अगर किसी को थ्योरी भी रिवाइज करने की ज़रूरत है तो। देखिए, अब सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, ठीक है, और इस इक्वेशन में डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी कब आता है? अगर आप सिंपल इक्वेशन लिखें कि फॉर एक्स ए गिव्स यू वाई बी, अगर एक्स ए गिव्स यू वाई बी तो रेट एक्सप्रेशन जो है वो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, -1/x डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/y डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में बच्चे डी ए बाई डी टी वाली साइड और कोई टर्म नहीं है, लॉग आपने लिया है, पर डी बी बाई डी टी के साथ एक और टर्म है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, एक्स को वहां ले जाते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी बी बाई डी टी, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका लॉग लीजिए, तो अब अगर हम लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, अब इसको x अपॉन वाई इंटू डी बी बाई डी टी ऐसा मान सकता हूं मैं, तो a इंटू बी, तो लॉग a इंटू बी क्या हो जाएगा, लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग x अपॉन वाई प्लस लॉग डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करें तो लॉग x अपॉन वाई की जगह पे क्या लिखा था वहां पे, 0.3। बच्चे लॉग ऑफ व्हाट, 0.3 किसके बराबर होता है, लॉग 2 है ना, लॉग 2 आपका 0.3 होता है। तो इसका मतलब लॉग x अपॉन वाई इज एक्चुअली लॉग 2, x अपॉन वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो मतलब ये जो इक्वेशन था ये आपका बेसिकली क्या है, ये 2a गिव्स यू b, इट्स मोर ऑफ अ डाइमराइजेशन, दो मॉलिक्यूल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं, है ना, 2 से 1 बन रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर देखना, यहां पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कहानी, एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन, बेटा एन ब्यूटेन के 2 मॉलिक्यूल से आइसोब्यूटेन का एक नहीं बनता, इट इज जस्ट आइसोमराइजेशन, है ना, ये डाइमराइजेशन नहीं है। अगर मैं C2H2 से C6H6 बनाऊं तो इसके 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, तो ये 3a गिव्स यू b होगा। ठीक है, तो वो भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, C2H4 के 2 मॉलिक्यूल में लेता हूं, 2 C2H4, तो मेरे पास एक C4H8 बनेगा, तो इसमें मेरा 2:1 की रेशियो परफेक्टली फिट हो रही है। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर 1 से 2 बनेंगे, एक N2O4 से मेरे पास 2 NO2 बन जाएंगे, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, ऐसे कुछ स्टडी मटेरियल में भी आपको मिल जाएगा पहले से। ठीक है, मतलब 2019 में आने से पहले ये कुछ किताबों में ऑलरेडी ये क्वेश्चन था, इसीलिए अच्छे मटेरियल सॉल्व करना, अच्छी किताबें पढ़ना काफ़ी हेल्प कर जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द गिवन प्लॉट्स फॉर अ रिएक्शन ओबेइंग आर्हेनियस इक्वेशन 0 से 300 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज है, के एंड ई आर रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दो आपको ग्राफ दिए गए हैं, के का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ग्राफ और के का टेम्परेचर के साथ। अब ये क्वेश्चन है इंस्पायर्ड फ्रॉम एक जेई एडवांस का क्वेश्चन जहां पर के का टेम्परेचर के साथ प्लॉट पूछा गया था, वो ग्राफ पूछा गया था, यहां इन्होंने एक और ग्राफ ऐड कर दिया है। अब हम जानते हैं कि जैसे एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप करती है के की वैल्यू बढ़ती है, तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप कर रही है और के आपका क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो के आपका ड्रॉप करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो के आपका बढ़ेगा, और ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। कैसे, क्योंकि k इज इक्वल टू ए जो कि कांस्टेंट है इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो अगर आर टी आपका कांस्टेंट रहे तो एक्टिवेशन एनर्जी और k के बीच में क्या है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, तो बेटा पहला वाला ग्राफ आपका करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा देखें, k बढ़ता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो k भी बढ़ता है, और जैसे टेम्परेचर आपका इन्फानाइट को अप्रोच करता है देन k बिकम्स a, when t approaches infinity k becomes equal to a, that is pre exponential factor। अब यहां पर आपका ग्राफ ये स्टार्ट हो रहा है यहां पे, मतलब t आपका 0 है तो k आपका 0 नहीं हुआ। तो नॉर्मली बच्चे सोच सकते सर ये तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होता था जो हमने बुक्स में पढ़ा था, पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा ये डिग्री सेल्सियस है, और 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट 0 केल्विन। हाँ, अगर ये 0 केल्विन होता तो ये डेफिनेटली 0 से शुरू होता, पर ये डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ है, तो इसे ध्यान देना गलत नहीं है, ये सही है। हाँ, यहाँ केल्विन होता तो फिर ये 0 से शुरू होना चाहिए था।
ठीक है, तो गॉट इट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए, 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं। देखिए, फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ध्यान, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप में होने वाला है। अगर सिंगल स्टेप में होने वाला है तो जो इसकी स्टोकियोमेट्री है वही इसका ऑर्डर भी होना चाहिए। हाँ सर, बात तो सही है। ओके, तो A2 फॉरवर्ड जा रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड आ रहा है तो उसका K-1 है। द एक्सप्रेशन फॉर dA by dt इज, ओके, अगर एलिमेंट्री है तो क्या करें, नेट रेट लिखें। ठीक है, एलिमेंट्री होगा तो ठीक है, फिर नेट रेट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए, एलिमेंट्री रिएक्शन में अब क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल में ध्यान रखें, ऐसा है जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा 4 कदम आगे जाओ फिर 2 कदम पीछे आओ, तो नेट कितना चले आप, तो 4 आगे गया 2 पीछे आया तो 2 ही चला फॉरवर्ड। हाँ, तो ऐसे में क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, तो जो नेट रिएक्शन होगा दैट इज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। ठीक है, तो फॉरवर्ड कितना चला, ये फॉरवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट है और ये कांस्टेंट है K1, तो K1 इंटू A2। ठीक है, यस, और रेज टू पावर यहां पे 1, क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री था तो उसका स्टोकियोमेट्री 1 है, तो रेज टू पावर 1। बैकवर्ड के लिए ये आपका रिएक्टेंट है A और उसका रेट कांस्टेंट है K-1, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू नेट रेट, तो माइनस K-1 इंटू A रेज टू पावर 2, वाई 2। एलिमेंट्री में जो स्टोकियोमेट्री होती है वही आपका ऑर्डर भी होता है, इसलिए A रेज टू पावर 2 किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर dA by dt इज, dA by dt में क्या करना है, अगर ये मेरा मतलब मेरा रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं वर्ड याद आ रहा, तो A2 से 2A, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी A2 by dt इज इक्वल टू 1/2 डी A by dt। तो रेट को इससे इक्वेट कर सकता हूं और रेट एक्चुअली इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर ये बराबर हुआ K1 इंटू A2 माइनस K-1 इंटू A स्क्वेयर के, तो dA by dt किसके बराबर हुआ, 2 को वहां ले जाओ, तो फिर dA by dt इज इक्वल टू 2K1 इंटू A2 माइनस 2K-1 इंटू A स्क्वेयर। ठीक है, तो 2K1 A2 माइनस, यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2 है, दैट इज सी ऑप्शन। समझे, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था ध्यान देने वाली बात वो थी, ये एलिमेंट्री वर्ड लिखा है तो स्टोकियोमेट्री को ही हम ऑर्डर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ रिएक्शन फॉलोज द आर्हेनियस इक्वेशन द प्लॉट नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/RT गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ ग्रेडियंट -y यूनिट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्शन। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड का क्वेश्चन, तो जल्दी से, अब तो बहुत फास्ट कर सकते हैं सॉल्व हम। ठीक है, तो नेचुरल लॉग K वर्सेस 1/RT, तो अब डायरेक्टली लिखेंगे नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस कितना आएगा EA इंटू 1/RT। फाइन, तो अब आपके पास दिस इज y इज इक्वल टू C प्लस M x, तो x आपका 1/RT है, तो स्लोप आपकी डायरेक्टली EA है, तो स्लोप को ही तो ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप इज माइनस EA और वही स्लोप आपको माइनस y दी गई है। ठीक है, बेसिकली तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट, अरे भैया एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली y के बराबर आ रही है। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, 2019 का। नेक्स्ट वन, द रिएक्शन 2x गिव्स यू B इज अ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन इफ द इनिशियल, हाँ ये वाला क्वेश्चन करिए। चलिए इसमें देखता हूं कि आप कितने लॉजिक से इसको कम से कम समय में सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल में प्रॉपर पूरा मैकेनिज्म लगा के, पूरा इक्वेशन लगा के तो तुम लगा ही लोगे, आंसर निकाल ही लोगे, टू द पॉइंट कौन बच्चा इसको सॉल्व कर लेता है ये मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, करिए, 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेंगे जो होशियार बालक होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन को समझा होगा एक बार अच्छे से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, द रिएक्शन 2x गिव्स यू B इज अ जीरोथ ऑर्डर। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन x की है 0.2 और हाफ लाइफ है 6 घंटे। ओके ओके, व्हेन C0 इज 0.2 मोलर, T हाफ है 6 आवर्स,
ठीक है, डन। मतलब 12 घंटे में रिएक्शन खत्म हो जाएगा। अगर हाफ लाइफ 6 घंटे है जीरो ऑर्डर की तो 12 घंटे में रिएक्शन खत्म हो जाएगा। अब व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.5 तो टी हाफ कितना होगा? अब देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम जानते हैं कि टी हाफ इज सी नॉट बाय 2k, मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट। ठीक है, राइट। तो इसलिए टी हाफ फॉर 0.5 अपॉन टी हाफ फॉर 0.2, ये दो अलग अलग कंसंट्रेशन पे देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो टी हाफ इज इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो 0.5 अपॉन 0.2। तो बच्चे टी हाफ एट 0.5 कितना हो जाएगा? 0.2 पे कितनी थी इसकी वैल्यू? 6 घंटे। तो 6 इंटू 5/2 मतलब 6 इंटू 2.5, तो दैट इज 15 आवर्स। ठीक है, तो टी हाफ जब 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है तब आपकी टी हाफ हो गया 15 घंटे। ये चीज समझ आई? टी हाफ आपको दिया हुआ था जब 0.2 मोलर कंसंट्रेशन थी तो 6 घंटे है। अब कंसंट्रेशन बढ़ा के 0.5 कर दिया आपने तो क्या होगा भैया? टी हाफ चेंज होगा क्योंकि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो ले लेते हैं। तो टी हाफ एट 0.5 अपॉन टी हाफ एट 0.2 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.2, और टी हाफ एट 0.2 कितना है? यही वैल्यू आपको 6 आवर्स दी गई है, दिस वैल्यू इज 6 आवर्स। तो ये आपका टी हाफ एट 0.5 आ जाएगा 15 घंटे। तो 15 घंटे में क्या हो रहा है? रिएक्शन जो 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है ये 15 घंटों में पहुंच जाएगी 0.25, क्योंकि उसका हाफ लाइफ है वो। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 0.2। अरे यार 0.5 से 0.25 जाने में 15 घंटे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा और लगेगा तो 0.2 तक पहुंच जाएगा। तो मतलब 15 घंटे से ज़्यादा ही समय लगेगा ना। एक ही ऑप्शन है जो 15 घंटे से ज़्यादा है। लॉजिकली सॉल्व हो गया? लॉजिकली सॉल्व हो गया, हाँ। पर सर अगर एक्चुअल आंसर निकालना हो, नहीं दिया ऑप्शन, तो क्या करेंगे? तो देखो आपको टी हाफ तो उसका पता लग गया ना, 15 घंटे। ठीक है, तो K इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाय 2k। तो टी हाफ अगर आपका 15 आवर्स है, सी नॉट आपका 0.5 था, ठीक है, डिवाइड बाय 2k, यहाँ से k निकाल दीजिए। ठीक है, एंड जीरो ऑर्डर के लिए आपकी इक्वेशन क्या होती है? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो अगर आपको फाइनल कंसंट्रेशन कितनी पुट करनी है? 0.2 पे जाना है आपको, और इनिशियल कितनी देर की है आपको? 0.5, और के कितना है? यहाँ से निकल जाएगा, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, कितने घंटों में ये चीज़ हो जाएगी। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो टी हाफ वाले एक्सप्रेशन से के निकाल दीजिए, और इसको इसकी जो नेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ आता है जीरो ऑर्डर का, उसमें वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। पर लॉजिकली सॉल्व करना इज लाइक कितना आसान है यार। 15 घंटे में अगर ये 0.25 हो रहा है, थोड़ा सा और समय लगेगा और ये आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, इवन इसको भी हम और लॉजिकली कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में इक्वल ड्रॉप इन इक्वल टाइम आता है। ठीक है, मतलब अगर 15 घंटे में 0.25 उड़े, है ना, तो अगर मैं उसको ऐसे लूं कि तो एक ध्यान रखना, 15 घंटे में कितने उड़े? 0.25 मोलर। तो 15 घंटों को अगर मैं 5 हिस्सों में बांटूं तो 3 एक और लॉजिकल तरीके से समझ लो, जीरो ऑर्डर में क्या होता है? इक्वल ड्रॉप इन इक्वल टाइम। हाँ, तो 15 घंटों को मैं 3 मतलब 3 घंटे के 5 स्लॉट बना लेता हूं, और 0.25 को 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5। तो बेटा हर एक स्लॉट मतलब 3 घंटों में 0.5 से घट रहा होगा वो, तभी तो 15 घंटों में 0.25 से घट गया। समझ रहे हो? इन एवरी 3 hours concentration drops by 0.05। तभी तो 15 घंटों में इसका 5 गुना हो गया 0.25। तो मतलब अगर ये 15 घंटों में 0.25 पहुंची थी तो और 3 घंटे लगा लो, 0.05 और कम हो जाएंगे तो वो 0.2 बचेगा। तो ये आंसर पे आप लॉजिकली आ सकते थे यहां से,
फालतू की कैलकुलेशन को अवॉइड करते हुए। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि लॉजिक एक बार क्लियर हो गया तो बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट 518 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ a sample of gases acetaldehyde initially at a pressure of 363 torr was 1 torr per second when 5% had reacted and 0.5 torr per second when 33% had reacted. The order of the reaction is। चलिए सॉल्व करिए इसको जल्दी से। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, 2 मिनट के लिए सॉल्व करें और फिर मैं देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब ध्यान देना, एसिटल्डिहाइड जब डिकम्पोज करता है CH3CHO तो इट फॉर्म्स CH4 प्लस CO। ओके, नाउ अब ये कह रहे हैं कि 518 डिग्री पे इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 363 टॉर, निश्चित इतना प्रेशर था। ठीक है, और उस समय इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन था 1 टॉर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में प्रेशर 1 टॉर से कम हो रहा है। मतलब 363 से अगले सेकंड 362, अगले सेकंड 361, मतलब हर सेकंड में 1 टॉर से ड्रॉप कर रहा है। कब? जब ऑलरेडी वो 5% रिएक्ट कर चुका था। ठीक है, मतलब 5% रिएक्ट कर चुका है तो उसका रेट इतना है। जब वो 33% रिएक्ट कर चुका था तो उसका रेट घट के इतना रह गया। तो ऑर्डर क्या है? देखो, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रहा है, मतलब 5% हुआ, फिर वहां से करता 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 33% रिएक्शन हो गया, तो रेट भी कम हो रहा है। बॉस अगर जीरो ऑर्डर होता तो रेट तो कांस्टेंट रहता है उसमें। ठीक है ना, हमें पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज फाइन। रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। पर अगर n आपका जीरो हुआ तो रेट कांस्टेंट रहेगा। अगर स्टार्टिंग में भी 1 टॉर पर सेकंड था तो बाद में भी 1 टॉर पर सेकंड रहना चाहिए था, पर रेट घट रहा है, तो दैट मीन्स n आपका जीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यस, ओके। तो क्या है फिर? कुछ नहीं यार, इसकी रेशियो ले लो। R1 अगर रेट ये है तो सिंपली R1 बाय R2 इज इक्वल टू के, वैसे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी आपकी थी? पहले वाले केस में 5% आपका रिएक्ट कर चुका है, तो बचा कितना है? मतलब इसको a माइनस एक्स आ जाएगा ना, ये a माइनस एक्स अपॉन दूसरा वाला a माइनस x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, रेज टू पावर n। ठीक है, या होल रेज टू पावर n कर लो। ठीक है, तो R1 रेट कितना बेटा उसका 1, ओके, और R2 कितना उसका 0.5, और a माइनस x1 स्टार्टिंग वाला जब ये आपका 1 टॉर पर सेकंड था तो 5% रिएक्ट हो चुका था, बचा कितनी थी कंसंट्रेशन? 100 में से 5% चले गए तो 95 बची हुई है। यस, और जब 33% चले गए तो कितनी बची है? 67 रेज टू पावर n। अब 1 अपॉन 0.5 कितना आता है? 2। ठीक है, 2 आता है, तो 2 इज इक्वल टू 95 अपॉन 67 रेज टू पावर n। ऑब्वियसली बात है ये n आपका 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 95 अपॉन 67 आपका 2 नहीं आता। ओके, तो ये कितना आएगा? अगर आप इसको देखोगे तो ये आएगा 1.41। बेटा 1.41 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 कितना होता है? 1.41, तो एक्चुअली ये n यहाँ पे कितना आ गया आपका? 2 आ गया। सिंपल। ठीक है, तो आंसर इज 2। ठीक है, ठीक क्वेश्चन था ये, मतलब लॉजिकल था। नेक्स्ट वन, टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल। चलिए ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सीड्स दैट ऑफ बाय 10। कितना समय कितना हो गया हमारा? अच्छा हाँ, चलो एक काम करते हैं, फिर आपको अब देता हूँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन, क्योंकि समय ऑफ लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया है। तो काम करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, डिफिकल्ट नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी में कितना है? 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों का सेम है, R1 R2 दो आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स। एक्टिवेशन एनर्जी R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10। ठीक है, तो EA ऑफ R1, मतलब इसको EA1 लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू EA2 प्लस 10। ऐसा है बेसिकली कहानी। ठीक है, तो R1 R2 K1 K2 रेट कॉन्स्टेंट्स हैं, 300 केल्विन, एंड नेचुरल लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू, क्या करना है? अरे कुछ भी नहीं करना बॉस, सिंपली ये इक्वेशन लिखिए, K1 इज e रेज टू पावर माइनस EA1 बाय RT, क्योंकि टेम्परेचर तो आपका फिक्स है 300, और K2 कितना रहेगा आपका? e रेज टू पावर माइनस EA2 बाय RT। तो K2 बाय K1 कर लो, EA2 और EA1 के बीच में ये रिलेशन है, तो K2 बाय K1 कर लो और टेम्परेचर के लिए 300 पुट कर लो, उसका नेचुरल लॉग ले लो, आपके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपका
होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। यहां पर गलती क्या की है इन्होंने ये नहीं मेंशन किया। देखो H2O2 जब डिकम्पोज करता है तो आप लिख सकते हैं H2O प्लस हाफ O2, राइट? सही है? हाँ जी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो रेट इज इक्वल टू माइनस dH2O2 बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू DO2 बाय dt। ऐसा लिख सकता हूं मैं इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। यहां से लिख सकते हैं, है ना बच्चे? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 1, तो फिर यहां तो ये चेंज हो जाएंगे। तो रेट जो भी मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा इस क्वेश्चन से, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। और अगर मैं स्टोइकोमेट्री बदल दूं तो यहां अभी 2 था, थोड़ी देर बाद ये 1 हो जाएगा। तो जो DO2 बाई dt है अभी, वो रेट डिवाइड बाय 2 है। पर मैं स्टोइकोमेट्री चेंज कर दूं तो वो रेट के बराबर भी हो सकता है। मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कुछ और भी हो सकता है। तो जब भी आपको कोई भी रेट का क्वेश्चन दिया हो, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। नो, यू हैव टू मेंशन एग्जैक्टली कौन सी स्टोइकोमेट्री वाले इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग रेट डिफाइन किया जा रहा है। क्योंकि स्टोइकोमेट्री तो मैं कुछ भी, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये इक्वेशन वैलिड रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वैलिड रहेगा। पर हर बार अगर मैं नए इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करता जाऊं तो मेरा ये एक्सप्रेशन हर बार चेंज होता जाएगा। पर रेट तो मेरा फिक्स आ रहा है, पर जो DO2 बाई dt या DH2O2 बाई dt जो मेरा आएगा वो हर बार बदलता जाएगा। तो किसको सही बोलूंगा, किसको गलत बोलूंगा? तो इस तरह की स्टेटमेंट जो होती है वो गलत होती है, एम्बिगस स्टेटमेंट्स होती हैं ये, इसीलिए ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। इसके आंसर आएंगे मल्टीपल और सभी आंसर सही होंगे। हायर ऑर्डर क्यों नहीं होता? क्योंकि 3 से ज्यादा स्पीशीज साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रही हो, ऐसा बहुत रेयर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये एक प्यारा क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है, दिस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, प्यारा क्वेश्चन है ये। एंड देन नेक्स्ट दिस वन, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, बस सॉल्व करिए एंड देखते हैं कि कौन बच्चे इसका आंसर निकालता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आज के लेक्चर से आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अब इसके बाद अच्छे से नोट्स बनाने हैं, देखना है कि आज हमने क्या सीखा, कहाँ कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स थे, क्या क्या गलतियाँ हमारी पता लगी। और उसके बाद थोड़े से 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करिए और चैप्टर को खत्म कर लीजिए अच्छे से नोट्स बना के, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलिए, हैव वंडरफुल डे। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।